देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में तो पीछे बात की थी कि 3 एलिमेंट होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सब आपको बताया था। वो तो नॉर्मल थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट। देखो, एक तो हमेशा ध्यान रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिलेबस आपका दिया है ना एग्जाम का, वो इस तरह से दिया है कि मतलब आप लोग ये सोचोगे कि हमारे तो बहुत कम चीजें हैं। एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग की लगभग पूरी बुक आपके कोर्स में है, क्योंकि केवल इतना सा वर्ड लिख दिया ना, मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें सब कुछ आ गया। क्योंकि हम लोग भी इसी भरोसे थे, लेकिन लास्ट टाइम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो, खैर मुझे तो सारी चीजें पता थी, लेकिन मैं मतलब उनको बिल्कुल भी देख के नहीं गया था। फिर भी चलो, मेरे तो सही हो गए, अलग मैटर था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस भरोसे रह गए कि इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, केवल मेथड्स के नाम पूछे, नाम याद कर लेते हैं। केवल नाम याद नहीं करना, सारे मेथड है कोर्स में, इसलिए सब मेथड्स को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, डीपली देखना। ठीक है, चलो हम अब सबसे पहला जो एलिमेंट है, मटेरियल, सामग्री। कॉस्ट एलिमेंट का अपना फर्स्ट एलिमेंट जो होता है मटेरियल, सामग्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में माना जाता है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई कोई भी गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे, कोई भी माल हम बनाएंगे, तो उसमें माल में 50 to 60% पोर्शन जो है वो रॉ मटेरियल का होता है। इसलिए जो अपना फर्स्ट एलिमेंट है ये कॉस्ट का, मटेरियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है तो इसके ऊपर कंट्रोलिंग भी रखनी जरूरी है। हमारा रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं हो जाए, खराब नहीं हो जाए, मार्केट से कहीं हम ऊंची रेट पे तो नहीं खरीद रहे, है ना। ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। रॉ मटेरियल एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए फैक्ट्री में, बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट भी मटेरियल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना, क्योंकि परचेज का काम वो कर रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि प्रोडक्शन का काम वो कर रहा है, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि मटेरियल कहीं ज्यादा तो नहीं लगाया जा रहा, वेस्ट तो नहीं हो रहा, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि सारी प्लानिंग उसने की है। मान लो कहीं गलत प्लानिंग कर दी, तो रॉ मटेरियल कम ज्यादा लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी प्रोडक्ट में, ठीक है ना। रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, वो भी इसके लिए फुल रिलायबल होता है, फुल रेस्पॉन्सिबल होता है। तो रॉ मटेरियल एक ऐसा एलिमेंट है कॉस्ट का जिसके लिए फैक्ट्री के लगभग सारे डिपार्टमेंट जो इनिशियल वे में प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए रॉ मटेरियल की कंट्रोलिंग को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि भाई रॉ मटेरियल हमें कैसे कंट्रोलिंग में रखना है अपने। तो अब रॉ मटेरियल को कंट्रोल रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स है, उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले होता है आर्थिक आदेश मात्रा। सबको पता है, नाम सबने सुना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सब जानते भी होंगे, इसके बारे में खूब सुना है। लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी हैंडल अपने को करना है ना। उसके बाद विभिन्न स्टॉक स्तर, वेरियस स्टॉक लेवल्स को सेट करना। उसके बाद होता है ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस क्या होता है, बाद में हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ABC एनालिसिस के बाद फोर्थ पॉइंट होता है अपना वेड एनालिसिस। वेड के ऊपर भी बाद में डिस्कशन करेंगे। वैसे शॉर्ट में आपको बता दूं, वी का मतलब होता है विटल, मतलब जो सबसे काम की चीजें हैं हमारे लिए। ई का मतलब होता है एसेंशियल, डी का मतलब होता है डिजायरेबल,
ठीक है ना, वेड एनालिसिस होता है। उसके बाद में FS&D एनालिसिस। FS&D का भी एक अलग मैटर है, मतलब बिजनेस में मटेरियल को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक वो मटेरियल जो फास्टली यूज होता है, एक वो मटेरियल जो स्लोली यूज होता है, एक वो मटेरियल जो नॉर्मल वे में यूज होता है, एक वो मटेरियल जो डेड है, जो हमारे कोई काम का, ठीक है ना। और एक होती है JIT अप्रोच, जस्ट इन टाइम अप्रोच। इन सब के बारे में, ये 4 तो कंप्लीटली थ्योरेटिकल पोर्शन है, इनमें प्रैक्टिकल की कोई गुंजाइश वैसे होती नहीं है, तो इनके ऊपर तो हम थ्योरेटिकली बाद में बात कर लेंगे। पहले इन दो के ऊपर अच्छी तरीके से बात करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन बन सकता है और प्रैक्टिकल भी बन सकता है, दोनों ही बन सकते हैं। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे तो लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से अपने को देखना है। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा, इसकी बात करें। इसका दूसरा नाम और है रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं और रीऑर्डर क्वांटिटी। पहली बात तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है क्या। देखो, बिजनेस में आपको पूरे साल में जितना रॉ मटेरियल चाहिए होता है, मान लो पूरे साल में अपने को 20,000 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। एक तो तरीका ये है कि भाई 1 जनवरी को 20,000 किलो माल मंगवा के रख ले हम, या 1 अप्रैल, जब भी अपना ईयर स्टार्ट हो रहा है, और पूरे साल उसको यूज कर। दूसरा तरीका है हम थोड़े थोड़े पार्ट में मंगाए माल को। तो दोनों में से कौन सा तरीका बेस्ट होगा, ऐसी कौन सी क्वांटिटी होगी जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगी, जो हमें मार्केट से परचेज करना। ये एक ऐसा पॉइंट होता है, देखो रटने में तो इसका फॉर्मूला आप रट लो, आप आंसर इजीली निकाल सकते हो, लेकिन इसको समझना बहुत ही जरूरी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्योंकि किसी भी कंडीशन में हम जो मटेरियल खरीद रहे हैं पूरे साल में, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कंट्रोल में होनी चाहिए हमारे। अब एक साथ रॉ मटेरियल खरीद लिया 20,000 किलो साल भर के लिए, उसमें आपको बहुत नुकसान है। देखो क्या नुकसान है, कि पहली बात तो 20,000 किलो एक साथ खरीदोगे तो सारे पैसे एक साथ देने पड़ेंगे। दूसरी बात, 20,000 किलो की कैपेसिटी के लिए गोडाउन भी चाहिए आपको, माल रखने के लिए स्टोर भी चाहिए, तो बड़ा स्टोर लेना पड़ेगा। फायदा केवल क्या होगा, एक ट्रांसपोर्टेशन में फायदा होगा, कि हमें एक बार में माल मकाना पड़ गया तो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बार बार देना नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी नुकसान कितने, कैरिंग कॉस्ट होती है, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट होती है, मतलब एक यूनिट को हम यदि 1 साल तक हमारे पास रखें तो उसके ऊपर ब्याज का पैसा भी लग रहा है। देखो आपने पैसा एक साथ दिया है सारा, तो ब्याज भी लगेगा। अच्छा, माल मंगाया आपने, उसकी इंश्योरेंस भी करानी पड़ेगी, तो स्टोर में माल पड़ा है तो इंश्योरेंस भी कराओगे, तो इंश्योरेंस 20,000 किलो की करवानी पड़ेगी आपको, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके मंगाते तो सबकी इंश्योरेंस नहीं करानी पड़ती एक साथ। इस तरह से कई सारे मैटर्स हो सकते हैं। तो मेन चीज ये आती है कि भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे डिसाइड की जाए। साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने इसके लिए फॉर्मूला बना रखा है। खैर फॉर्मूला तो आप सबको मालूम होगा, फॉर्मूले के ऊपर तो हम इतना डिस्कशन नहीं करने वाले। √2AO/, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ हो सकता है, मतलब सबका एक ही होता है। कहीं पे एक ही जगह R लिखा हुआ हो सकता है, तो उसका खैर कोई सेंस नहीं है, मतलब एक ही। ए का मतलब होता है अपना एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिट। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक तो इन तीनों का मतलब अपने को पता होना चाहिए। ए का मतलब क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिट। ओ का मतलब क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और सी का मतलब क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को 1 साल तक हमारे बिजनेस में रखने की लागत क्या आएगी हमारी, उसको हम कैरिंग कॉस्ट।
अब देखो, यदि इस फॉर्मूले से हम यूज करें तो फॉर्मूला यूज करने से क्या वाकई में हमारी कॉस्ट कम आएगी, इसको चेक करना है। क्या वास्तव में ऐसा होगा क्या? तो इस फॉर्मूले को यूज करके देखेंगे हम। मान लो आपके साल भर में 20,000 किलो रॉ मटेरियल चाहिए आपको, तो 20,000 किलो रॉ मटेरियल तो है ही, खैर एनुअल रिक्वायरमेंट हो गई। और ये रॉ मटेरियल मार्केट से आप 10 रुपए में खरीदोगे, 10 रुपए पर किलो मटेरियल मिलता है आपको, मतलब 2 लाख रुपए में मटेरियल खरीदोगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर देने की कॉस्ट, जिसको आप जनरली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कह सकते हो। तो मान लो एक बार में जितना भी माल मंगवाए, तो मान लो आपके 2,000 रुपए लगते हैं। चाहे 100 यूनिट मंगाओ एक बार में तो भी 2,000 लगते हैं, 20,000 किलो मंगाओ। हालांकि जनरली ऐसा नहीं होता है, आप लोगों को पता है, लेकिन फिलहाल इस फॉर्मूले के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट मान लो 10%। तो कैरिंग कॉस्ट, पहली बात तो 10% किसके ऊपर अप्लाई होती है? हमारी जो परचेज प्राइस होती है पर यूनिट, हमेशा उसके ऊपर अप्लाई होती है। तो 10 रुपए हमारी परचेज प्राइस है, 10 रुपए का 10%, मतलब 1 रुपए हमारे बिजनेस में कैरिंग कॉस्ट है। मतलब एक यूनिट को 1 साल तक रखने की जो लागत है वो 1 रुपया। अब इस फॉर्मूले में हम इसको सेट कर लेते हैं। फॉर्मूले में सेट करते हैं हम √2, ए कितना है 20,000, ओ कितना है 2,000 अपॉन 1। का आंसर जरा निकाल के बताओ। कैलकुलेटर होगा किसी के पास? सोलह सी क्या लिख रहे हो? 16C का क्या मतलब बता रहे हो भाई? कोई भी बता दे आंसर। किसी ना किसी के पास तो होगा कैलकुलेटर। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं कर लेता। जल्दी बताएं प्लीज। या मैं बुक से देख के कोई एग्जांपल दूसरा लेता हूँ फिर। देखो, एक एग्जांपल मैं बुक से देख के ले रहा हूँ। ऐसे तो फिर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो काम नहीं चल पाएगा। एनुअल रिक्वायरमेंट है किसी की चीज की हमारे को 5,000 यूनिट, ठीक है। एक यूनिट को हम 50 रुपए में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है पर ऑर्डर 20 रुपए है, और कैरिंग कॉस्ट जो है वो 10% है। 10% मतलब 50 रुपए की 10% मतलब 5 रुपए, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में लगाऊं मैं, 2 × 5,000 मल्टीप्लाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है अपनी 20 रुपीज है, कैरिंग कॉस्ट कितनी है 5 रुपए, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है आपके 200 यूनिट। मतलब आपको पूरे साल में चाहिए तो 5,000 यूनिट है, लेकिन आप एक बार में 200 यूनिट ही मंगाओ तो आपके लिए इकोनॉमिकल रहेगा। यदि आप 200 से ज्यादा मंगाओगे तो भी आपको लॉस होगा, 200 से कम मंगाओगे तो भी आपको लॉस होगा, ठीक है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, अभी हम बात करते हैं। देखो, पहले हम 200 यूनिट पे चेक करते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। टोटल कॉस्ट में तीन चीज होती है, एक परचेजिंग कॉस्ट होती है, एक टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, और एक टोटल कैरिंग कॉस्ट, ठीक है।
तो यदि मैं इस केस में टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करूं पूरे साल की, ठीक है ना, तो सबसे पहली बात, पूरे साल की परचेजिंग कॉस्ट क्या आएगी मेरी, पूरे साल की निकाल रहा हूं इसलिए मैं कहूंगा भाई मुझे 5000 यूनिट परचेज करनी है साल भर में, और एक यूनिट के 50 रुपए लगने वाले हैं मेरे, तो 5000 मल्टीप्लाई 50, मतलब 2,50,000, 2,50,000 का तो मैं माल परचेज करूँ। दूसरी बात, पूरे साल में मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लगी, तो एक बार में मैं 200 यूनिट खरीदूंगा। देखो, एक बार में कितनी यूनिट परचेज करने वाला हूं, 200 यूनिट। टोटल मुझे 5000 यूनिट खरीदनी है, तो मुझे कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा, तो 5000 अपॉन 200 और मल्टीप्लाई, एक बार ऑर्डर देने के 20 रुपए लगते हैं मेरे, तो मल्टीप्लाई 20 रुपए, ठीक है ना, तो कितने रुपए आ जाएगा, इसमें तो नहीं है सॉल्यूशन, हमें ही करना पड़ेगा, 1,00,000 अपॉन 200, 500 रुपए, कितना, 500 ही आ रहा है ना, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी, ठीक है 500, ठीक है। और थर्ड नंबर पे लेते हैं हम कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट देखो, एक यूनिट की एक साल तक रखने की कॉस्ट होती है, लेकिन आपको पता है कि हर समय हमारे पास 200 यूनिट थोड़ी रहेगी। भाई आज हमने 200 यूनिट परचेज की, एक दिन वो जीरो भी होगी, फिर 200 खरीदेंगे फिर वो जीरो होगी, तो औसतन एवरेज रूप से हमारे पास में कितनी यूनिट रहती है गोडाउन में, तो हम कहेंगे 100 यूनिट रहती है एवरेज, क्योंकि कभी 200 भी होगी कभी जीरो भी होगी, तो हम उसका औसत निकालें तो औसत हमारे पास में हर समय 100 यूनिट रहती है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो 100 यूनिट रहती है तो चार्जेज भी 100 यूनिट का ही लगेगा ना, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई 200 यूनिट है वैसे तो हमारी, लेकिन हम एवरेज निकाल रहे हैं तो 100 यूनिट है, और हमारी कैरिंग कॉस्ट जो पर यूनिट है वो 5 रुपए, तो ये भी 500, ठीक है। तो कुल मिला के आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 2,51,000। अब देखो, इतनी कैलकुलेशन में एक तो फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना, ये 5000 क्या है आपका ए, 200 क्या है ईओ क्यू, ए अपॉन ईओ क्यू मल्टीप्लाई ओ। यदि आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला रहेगा ए अपॉन ईओ क्यू मल्टीप्लाई ओ। यदि आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करने हैं कि साल भर में हमें कितने ऑर्डर देने चाहिए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए ए अपॉन ईओ क्यू, बस, फिर ओ से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो ये 200 क्या है ईओ क्यू अपॉन 2। कैरिंग कॉस्ट के लिए हमेशा फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, ईओ क्यू अपॉन 2 और मल्टीप्लाई सी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट जितनी अपनी है। अब ये एक एग्जांपल हमने लिया है, देखो अब मैं इससे प्रूव करके बताऊंगा आप लोगों को। पहली बात तो देखो, एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है, ईओक्यू का जो लेवल होता है, जैसे इस क्वेश्चन में ईओक्यू का लेवल आया है 200 यूनिट, ईओक्यू के लेवल पे हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होती है, ये ध्यान रखना। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकांशतः स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। कभी भी आप ईओक्यू के लेवल पे कैलकुलेशन करके देखोगे टोटल कॉस्ट की, तो हमेशा आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल ही आएगी। अब मैं इस कंडीशन को चेंज करने वाला हूं। देखो, मैंने कहा नहीं यार, 200 यूनिट एक बार में खरीदूंगा तो बार बार माल खरीदना पड़ेगा, तो मैं तो 200 नहीं थोड़ी ज्यादा खरीदूंगा। तो क्या ज्यादा खरीदने से मेरी टोटल कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखते हैं हम। मान लो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं 200 नहीं 400 यूनिट खरीदना चाहता हूं एक बार में, ठीक है। अब 400 यूनिट पे टोटल कॉस्ट निकाल के देख लेते हैं हम। यदि 400 यूनिट की टोटल कॉस्ट इससे कम आ गई तो आप 400 यूनिट खरीद लो, और नहीं तो आपको 200 यूनिट पे चलना है ही। तो पहली बात,
परचेजिंग कॉस्ट तो सेम ही आएगी, क्योंकि आपको साल भर में तो 5,000 यूनिट ही खरीदनी है और 50 रुपए की रेट से ही खरीदनी है, तो परचेजिंग कॉस्ट तो 2,50,000 ही आने वाली है, इसमें तो सोचने की जरूरत है। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए देखो 5,000 ईओक्यू, सॉरी ए अपॉन ईओक्यू। अब आप ईओक्यू कितना डिसाइड कर रहे हो खुद के लिए? 400 डिसाइड कर रहे हो, 200 को आप कंसीडर नहीं कर रहे हो। आपने ईओक्यू डिसाइड किया है 400 यूनिट, कि भाई हम तो एक बार में 400 यूनिट खरीदेंगे, तो ठीक है 5,000 अपॉन 400 मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 रुपए है, कितना आएगा इसका आंसर? 1,00,000 को 400 से डिवाइड करेंगे 250, ठीक है। तीसरे नंबर पे आएगी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हमने क्या लिया था? ईओक्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई सी, ठीक है ना। तो ईओक्यू हमने 400 डिसाइड किया है अपॉन 2, सी है आपकी 5 रुपए, कितने रुपए हो गए? 1,000 रुपए। टोटल करो 251 250। अब देखो एक बार में यदि आप 200 यूनिट खरीदते थे तो पूरे साल में टोटल कॉस्ट आ रही है 2,51,000। लेकिन यदि आपने एक बार में 200 से ज्यादा यूनिट खरीदना चालू कर दिया, 400 यूनिट खरीदना चालू कर दिया, तो आपकी टोटल कॉस्ट 2,51,000 की जगह 2,51,250 हो जाएगी। तो आप कहोगे ठीक है ज्यादा मत खरीदो, कम खरीद लो, कम खरीदने से कॉस्ट कम हो जाएगी हमारी। तो ठीक है 400 की जगह 100 यूनिट खरीद के देख लेते हैं। एक बार में यदि हम 100 यूनिट खरीदें तो क्या इंपैक्ट आएगा? परचेजिंग कॉस्ट तो वही आनी है, देखो 2,50,000, उसमें तो चेंज आएगा नहीं। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे ए अपॉन ईओक्यू। ए है 5,000, ईओक्यू आपने 100 यूनिट डिसाइड किया है तो अपॉन 100, और मल्टीप्लाई एक बार में 20 रुपए लगते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट के, तो कितने रुपए आ जाएंगे? 1,000 रुपए। और कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे तो ईओक्यू अपॉन 2, ईओक्यू हमने 100 यूनिट माना है, 100 अपॉन 2 मल्टीप्लाई सी 5 रुपए 250, ये भी 251 250 हो रहा है देखो। तो आप ज्यादा यूनिट खरीद ईओक्यू के यूनिट खरीद रहे हो तब तो आपकी कॉस्ट आ रही है 2,51,000। ईओक्यू से ज्यादा खरीद रहे हो तो भी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, ईओक्यू से कम खरीद रहे हो तो भी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। अब सबसे पहली बात कि इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है, देखो मैंने आपको क्या बताया, ईओक्यू का जो लेवल होता है हमारा, उस लेवल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा क्या होती है? सेम होती है। ये हमने निकाल के प्रूव भी कर लिया कि सेम होती है, ठीक है। अब आप जब ज्यादा यूनिट एक साथ खरीदोगे तो नो डाउट आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी ना, उससे ज्यादा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, उससे ज्यादा कैरिंग कॉस्ट क्या होगी? बढ़ जाएगी हमारी। आप देखो कि यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 थी, कम होके कितनी होगी? 250, तो कम तो 250 रुपए हुई, लेकिन कैरिंग कॉस्ट 500 से 1,000 हो गई, मतलब कैरिंग कॉस्ट हमारी 500 रुपए ज्यादा बढ़ गई। ये तो 250 ही कम हुई और ये कितनी बढ़ गई? 500 बढ़ गई, तो अपने को लॉस हो गया। उसमें भी ऐसा ही है, यदि आप कम खरीदने की कोशिश करोगे ईओक्यू से तो कैरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो फिर वही बात है कि कैरिंग कॉस्ट तो 250 रुपए कम हो रही है, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 रुपए बढ़ रही है। तो ये जो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो सामंजस्य है, ये खत्म हो जाता है। एक चीज कम होती है लेकिन दूसरी चीज जितनी कम हुई है उसके कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हमारे को लॉस होने लगता है। तो हमेशा ईओक्यू का लेवल ही बेस्ट लेवल होता है। यदि आप ईओक्यू के लेवल से नीचे जाने की कोशिश करोगे तो भी नुकसान में रहोगे, ईओक्यू के लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो भी नुकसान में रहोगे। हाँ, वो एक अलग बात है कि मान लो सप्लायर आपको कोई डिस्काउंट ऑफर दे दे कि भाई आप 200 यूनिट की जगह 500 यूनिट एक साथ खरीदोगे तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। उसकी कैलकुलेशन फिर हमें अलग से करनी पड़ती है, फिर हम देखते हैं, वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे एक दो, तब बात करेंगे उसके बारे में, वो एक अलग मैटर है।
हम अभी केवल नॉर्मल मैटर पे बात कर रहे हैं कि नॉर्मल मैटर में ईओक्यू का जो केस है वहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, हमेशा सेम होगी। और इससे कम ज्यादा करेंगे तो एक कॉस्ट कम होगी लेकिन दूसरी कॉस्ट उसके कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए हमेशा अपने को लॉस होगा। आप ईओक्यू से नीचे जाओगे तो भी लॉस होगा और ईओक्यू से ऊपर जाओगे तो भी आपको लॉस। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ईओक्यू का मैटर अच्छे से क्लियर हो गया। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आपको सारे एग्जाम्पल देके मैंने बता दिए, ईओक्यू का देके बता दिया, ईओक्यू से ज्यादा परचेज करने का देके बता दिया, ईओक्यू से कम परचेज करने का देके, सारी चीजें प्रूव करके बताइए आपको कि ऐसा क्यों। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे बाद में इसका। तो फर्स्ट पॉइंट जो था अपना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसको हमने कंप्लीट किया है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट अपना क्या था? वेरियस स्टॉक लेवल। वेरियस स्टॉक, तो हमारे बिजनेस में स्टॉक लेवल्स हम कई तरह के यूज लेते हैं। सबसे पहले पुनः आदेश बिंदु, रीऑर्डर लेवल। सेकंड नंबर पे मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अधिकतम स्टॉक स्तर। मैक्सिमम स्टॉक लेवल। थर्ड नंबर पे न्यूनतम स्टॉक स्तर। मिनिमम स्टॉक लेवल। फोर्थ नंबर पे औसत स्टॉक स्तर। एवरेज स्टॉक लेवल। और फिफ्थ नंबर पे डेंजर लेवल, जिसको आप खतरे का स्तर कह सकते हैं। ये 5 बेसिकली लेवल जो है, इनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है, देखो, रीऑर्डर लेवल, पुनः आदेश बिंदु। इसका मतलब ये है कि हमें कब नया ऑर्डर देना चाहिए माल खरीदने। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन हमारा अभी वाला ही चल रहा है, हमें साल भर में 5000 यूनिट चाहिए, एक यूनिट 50 रुपए में खरीदते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 रुपए है, कैरिंग कॉस्ट 5 रुपए है, और ईओक्यू जो हमने निकाला वो कितना निकाला था? 200 यूनिट निकाला। अब देखो, जब भी आप लोग ऑर्डर देते हो, उसके लिए दो चीजें अपने को एक तो ध्यान में, दो चीजें कौन सी? एक तो कि हम अपने बिजनेस में डेली कितना स्टॉक कंज्यूम करते हैं, डेली हमें कितना स्टॉक चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए काम करने। तो एक तो मैं इधर लिखता हूं, देखो, यूजेज, डेली यूजेज। अब डेली यूजेज तीन तरह के हो सकते हैं। मान लो जनरली हमें डेली 20 यूनिट चाहिए, 20 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन कई बार स्टाफ कम आता है, छुट्टी पे चला जाता है, तो प्रोडक्शन कम होगा। कम होगा तो उस केस में मान लो आपको 15 किलो ही चाहिए। 20-25% स्टाफ यदि हमारा छुट्टी पे चला गया तो प्रोडक्शन कम होगा, तो रॉ मटेरियल भी कम चाहिए। और कई बार स्टाफ सारा आ जाता है, कोई छुट्टी पे रहता ही नहीं है, तो उस केस में मान लो आपको 25 किलो मटेरियल चाहिए। तो आपकी डेली यूजेज के 3 पॉइंट हो गए। 25 किलो आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए, मतलब किसी भी एक दिन में आपको 25 किलो से ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। भले पूरा स्टाफ आ जाए, हमारा एक भी व्यक्ति छुट्टी पे नहीं रहे,
तो हाईएस्ट हमें एक दिन में 25 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। नॉर्मली हमें 20 किलो रॉ मटेरियल चाहिए होता है। नॉर्मली का मतलब ये मान के चला जाता है कि रोज के एक दो स्टाफ एब्सेंट रहेंगे, ये जनरली मान के चला जाता है। तो 20 किलो नॉर्मल हमें हमेशा चाहिए होता है। और कई बार स्टाफ ज्यादा छुट्टी पे चला जाए तो मिनिमम 15 किलो मटेरियल तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उससे कम स्टाफ छुट्टी पे जाता नहीं। ये 3 लेवल तो हो गए आपके डेली यूजेज। उसके बाद आती है कि रीऑर्डर का पीरियड क्या है। मतलब आपके पास जो माल पहुंचेगा वो कितने टाइम में पहुंचेगा। तो इसके भी 3 बातें हो सकती है। अब माल मान लो हम दिल्ली से मंगवाते, अब दिल्ली से माल मंगवाते तो कई बार तो माल जनरली हमारे पास में 5 दिन में पहुंच जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ड्राइवर यदि फास्ट चलाए या थोड़ी जल्दी से माल आए तो 4 दिन में आ जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ड्राइवर लापरवाह हो, धीरे गाड़ी चलाए तो 6 दिन में आता है। तो इसके भी 3 चीजें हो गई ना, कि कितने दिन में माल आता है। तो हम कहेंगे भाई मैक्सिमम 6 दिन में तो आ ही जाता है, जनरली नॉर्मली 5 दिन में आता है, और कभी कभार मिनिमम भी हम माने तो 4 दिन तो लगता ही है माल। ये 3 आपके पीरियड हो गए। अब आपसे यदि पूछा जाए कि बताओ आप नया ऑर्डर कब दोगे, मतलब जैसे अभी आपने 200 किलो माल खरीद लिया, क्योंकि आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 200 किलो था, आपने अभी 200 किलो खरीद लिया, ठीक है। अब क्या नया ऑर्डर आप तब दोगे जब 200 किलो खत्म हो जाएगा आपका। यदि 200 किलो खत्म हो गया माल, उसके बाद आप ऑर्डर दोगे तो ऑर्डर का माल आने में 5 दिन लगेंगे, तो 5 दिन तक रॉ मटेरियल कहाँ से लाओगे। क्या 5 दिन आप अपनी फैक्ट्री को बंद करोगे, बिजनेस को बंद करोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो रीऑर्डर पॉइंट का मतलब, रीऑर्डर लेवल का मतलब ये होता है कि भाई आप नया ऑर्डर कब दोगे बिजनेस में। तो अब आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, देखो समझने हैं खाली, समझ में आ जाएंगे फॉर्मूले, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई नया ऑर्डर कब देंगे, आप नेगेटिव से नेगेटिव सोच के चलो। आप ये नेगेटिव सोच लो कि हमारा माल 6 दिन से पहले नहीं आएगा, ये नेगेटिविटी है अपनी। भाई एक तो पॉजिटिविटी रखे कि नहीं, माल तो 4 दिन में आ जाएगा, तो 4 दिन का स्टॉक संभाल के रखा हमने, ठीक है ना। उसके बाद नया ऑर्डर दे दिया, अब माल 4 दिन बाद नहीं आया तो 5वें दिन फैक्ट्री के ताला लगा दो, क्योंकि रॉ मटेरियल तो बचेगा नहीं। आपने 4 दिन का रॉ मटेरियल पड़ा था, उस दिन नया ऑर्डर दिया था, तो फिर ये तो गलत बात है। तो आप नेगेटिव सोच के चल रहे हो कि भाई आने में, माल आने में 6 दिन लग गए तो हमें उतना मटेरियल रखना। दूसरी नेगेटिव सोच ये है कि कल को सारे एम्प्लॉइज आ गए तो हमें रोज का 25 किलो माल चाहिए। सारे एम्प्लॉइज यदि आ जाएंगे हमारे बिजनेस के, तो रोज का माल कितना चाहिए अपने को, 25 किलो चाहिएगा ना। मान लो अगले 6 दिन माल आया, एक तो 6 दिन बाद, और 6 दिन तक किसी ने छुट्टी भी नहीं ली। तो 6 दिन तक किसी ने छुट्टी नहीं ली और माल 6 दिन से आ रहा है, तो आप देखो आपको रोज का 25 किलो माल चाहिए। 6 दिन बाद माल आएगा तो 6 दिन के लिए कितना माल चाहिए आपको, 150 किलो माल चाहिए। मतलब जिस दिन आपके स्टोर में, जिस दिन आपके गोडाउन में 150 किलो माल बच जाए ना, उस दिन आप नया ऑर्डर दे दो कि भाई माल भेज दो। क्योंकि हो सकता है कि माल आने में कितने दिन लग जाए, 6 दिन लग जाए। हो सकता है कि उन 6 दिनों में हमारा कोई एम्प्लॉय छुट्टी नहीं ले, छुट्टी नहीं लेगा तो रोज का 25 किलो माल तो हमें चाहिएगा। तो 150 किलो माल नहीं होगा हमारे पास में, तो फैक्ट्री बंद करनी पड़ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बना है, देखो ये 25 क्या लिया है मैंने, मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई 6 क्या लिया है, मैक्सिमम पीरियड। अब ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा आपको अपने आप ही। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। समझ में आ गई बात।
समझने की बात है, देखो रटने की जरूरत ही नहीं होती। चलो मैं दूसरे लेवल पे आता हूँ। आप मेरे को ये बता सकते हो क्या कि आपके गोडाउन में मैक्सिमम कितना माल हो सकता है एक दिन में? कैसे हम कैलकुलेट करें कि हाईएस्ट कितना माल हो सकता है, तो कैसे निकाला जाए? कोई आइडिया दीजिए। भाई आपके स्टोर में मैक्सिमम कितना माल हो सकता है किसी भी दिन? तो देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, एकदम अच्छे से समझ में आप मेरे को ये बताओ कि आपके गोडाउन में कितने किलो माल था जब आपने नया ऑर्डर दिया था? 150 किलो था जब हमने नया ऑर्डर दिया। रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर लेवल 150 किलो माल जब हमारे गोडाउन में था तब हमने नया ऑर्डर दे दिया। अब मान लो नए वाला ऑर्डर हमारे पास में 4 दिन में वापस आ जाए। जो आपने 200 यूनिट मंगाई है ना, वो 4 दिन में आ गई हमारे पास। और उन 4 दिनों में हमारे एम्प्लॉई बहुत कम आए, छुट्टी पे रहे, तो हमारे को डेली 15 किलो माल की जरूरत ही पड़ी। इसमें मिनिमम लेके चलना पड़ेगा। मैक्सिमम के लिए क्या लेके चलना पड़ेगा अपने को? मिनिमम लेके चलना है कि भाई 150 किलो माल था हमारे पास में, उस दिन हमने नया ऑर्डर दे दिया था। इस 150 किलो में से खत्म कितना हुआ कि माल कितने दिन में आ गया? भाई माल 6 दिन में यदि आएगा और रोज फुल कैपेसिटी से आपके वर्कर आएंगे तब तो माल बचेगा ही नहीं आपके पास, क्योंकि 25 किलो रोज चाहिए। 6 दिन में माल आया तो 150 किलो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो आपके पास जीरो माल बचेगा। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? मैक्सिमम स्टॉक लेवल की। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है आपके गोडाउन में माल? तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है उसके लिए हम क्या कहेंगे कि मिनिमम के ऊपर बात करनी पड़ेगी अपने को। तो मान लो 4 दिन में माल आ गया और डेली कितना माल कंज्यूम किया हमने? 15 किलो, क्योंकि स्टाफ हमारा छुट्टी पे चल रहा था। तो 4 दिन में कितना माल लगा? 60 किलो लगा। आपने जिस दिन नया ऑर्डर दिया था उस दिन आपके गोडाउन में माल था 150 किलो। 4 दिन में माल खत्म हुआ 60 किलो, तो भी कितने किलो पड़ा है? अभी तक 90 किलो पड़ा है। और नया माल आ गया। नया माल कितना आया? नया माल कितने किलो आएगा? बताओ। जितना खरीदोगे उतना किलो आएगा। तो कितने किलो खरीदोगे आप एक बार में? 200 किलो ही तो खरीदोगे, क्योंकि हमने ईओ क्यों निकाल रखा है कि भाई 200 किलो ही खरीदना है हमें एक बार में। तो 200 किलो माल आ गया। अब आपके गोडाउन में 290 किलो माल हो गया। मतलब आप ये भी डिसाइड कर सकते हो इस चीज से कि आपको मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी का गोडाउन लेना पड़ेगा। तो मैक्सिमम 290 किलो माल रखने की जगह हो ना हमारे पास में, उतना गोडाउन ले लो, सफिशिएंट। क्योंकि इससे ज्यादा माल हमारे गोडाउन में कभी होगा ही नहीं। भाई आप एकदम नेगेटिव मान के चलोगे तब तो 150 किलो पूरा खत्म हो जाएगा आपका। 6 दिन में माल आएगा, रोज डेली पूरा स्टाफ आ रहा है, 150 किलो खत्म हो गया। नया माल आया 200 किलो, तो आपके गोडाउन में 200 किलो ही रहेगा। लेकिन आप मिनिमम के बेस पे चलोगे तो आप कहोगे भाई 4 दिन में माल आ गया और रोज के 15 किलो यूज हुआ, तो इससे ज्यादा यूज ही नहीं हुआ तो 60 किलो यूज होगा। 150 किलो पड़ा था हमारे पास में, 60 किलो यूज हो गया, तो भी 90 किलो तो इसमें से बच गया और 200 किलो नया माल आ गया। तो कुल मिला के हमारे पास में माल कितना हो गया? 290 किलो हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या बना दे? ये 150 क्या था? रीऑर्डर लेवल प्लस, ये प्लस वाला पहले ले लेता हूं। 200 क्या था? ईओक्यू या रीऑर्डर क्वांटिटी, दोनों एक ही बात है। आप चाहो तो इसको रीऑर्डर क्वांटिटी लिख लो, चाहो तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी।
ये दोनों प्लस हो गए, माइनस क्या किया हमने, 4 क्या है, मिनिमम पीरियड है, 15 क्या है, मिनिमम यूजेज है, माइनस मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, देखो क्या फॉर्मूला बन गया, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला। अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, समझा दिया ना कैसे आया, देखो तो रटना नहीं पड़ेगा। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब तीसरा फॉर्मूला, ये दो तो हो गए, थर्ड मैं ले लेता हूं यहीं पे, मिनिमम स्टॉक लेवल। अब मिनिमम कितना स्टॉक बच सकता है, तो देखो वैसे तो हम देखें तो मिनिमम 0 भी बच सकता है, क्योंकि ये वाला केस यदि हो गया ना 6 दिन वाला, 6 दिन और 25 किलो वाला, तो मिनिमम तो 0 बचेगा, क्योंकि जिस दिन 150 किलो था उस दिन आपने नया ऑर्डर दिया है ना, और माल मान लो 6 दिन में आ रहा है आपका, और रोज का 25 किलो यूज हो रहा है, तो आपके पास मिनिमम तो 0 बचेगा। तो वैसे तो 0 होता है मिनिमम हमेशा, लेकिन हम मिनिमम को एवरेज के बेसिस पे लेते हैं फॉर्मूले में। अब ध्यान से सुनो, रीऑर्डर लेवल को किसके बेसिस पे लेते हैं, मैक्सिमम के बेसिस पे। मैक्सिमम स्टॉक लेवल को किसके बेसिस पे लेते हैं, मिनिमम के बेसिस पे। इसलिए मिनिमम स्टॉक लेवल को किसके बेसिस पे लेंगे, एवरेज बेसिस। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज मल्टीप्लाई एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ठीक है ना, तो ये तीनों तीनों चीजें एक एक बार यूज होगी, एक बार मैक्सिमम यूज होगा, एक बार मिनिमम यूज होगा, एक बार एवरेज यूज होगा। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बनाया हमने, मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम पीरियड। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बनाया, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई मिनिमम पीरियड। और मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बनाया हमने, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज मल्टीप्लाई एवरेज रीऑर्डर पीरियड। लेकिन रियलिटी में देखें तो मिनिमम स्टॉक लेवल 0 हो सकता है कभी भी, वो रियलिटी है। फॉर्मूलों के बेस पे बात कर रहे हैं तो फिर इसको एवरेज बेसिस पे लिया। ठीक है, 3 फॉर्मूले ये याद हो गए सबको। इनके ऊपर प्रैक्टिकल भी बनता है, तो हम प्रैक्टिकल की भी प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, 4 नंबर पे अपना एवरेज स्टॉक लेवल। अब एवरेज का तो आप सबको ही पता है, एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो वो एवरेज स्टॉक लेवल होता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। और 5 नंबर पे है अपना डेंजर लेवल, खतरे का स्तर। खतरा कब होगा, जब 6 दिन में भी माल नहीं आया आपके पास, तो खतरा है। तो उस केस में बिजनेसमैन हो सकता है कि थोड़ा बहुत माल जो है वो स्टॉक में रखे, लेकिन जनरली हम उस केस को डेंजर लेवल नहीं मानते, क्योंकि वो तो एक्चुअल में डेंजर लेवल क्या है, वहां पे तो आपका माल खत्म हो ही जाना है, वहां तो आपको फैक्ट्री बंद ही करनी पड़ेगी। अब जैसे अभी कोरोना आया, जहां ट्रक खड़ा था वहीं खड़ा रह गया, सरकार ने कहा 21 दिन माल कहीं नहीं जाएगा, तो फैक्ट्रियां भी बंद हो गई थी, ठीक है ना। फैक्ट्रियां बंद हो गई तो 21 दिन कहीं माल जाएगा नहीं, नहीं जाएगा तो उस केस में कैसे करेंगे भाई। तो 6 दिन जो अपना मैक्सिमम पीरियड है, उसमें भी यदि माल नहीं आएगा, तो उसमें फिर माल नहीं आएगा तो दिक्कत होनी वैसे ही है। इसलिए उस वो तो एक एक्सेप्शनल केस है। जनरली हम डेंजर लेवल किसको मानते हैं, डेंजर लेवल मानते हैं कि दोनों चीजें यदि मिनिमम पे आ गई, मतलब मिनिमम यूजेज और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड,
मिनिमम यूजेज और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। जैसे मिनिमम यूजेज अपना कितना है, 15 किलो है, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, 4 दिन है। मतलब जिस दिन आपके गोडाउन में 60 किलो माल रह गया ना, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा डेंजर लेवल है, क्योंकि 60 किलो से नीचे तो आपको फैक्ट्री बंद ही करनी पड़ेगी। क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा ये भी मान लोगे कि स्टाफ सारा नहीं आएगा, तो भी आपको रोज का 15 किलो माल तो चाहिए ना। और ज्यादा से ज्यादा ये मान लो कि भाई माल 4 दिन में आ जाएगा, अगले को फोन कर दिया भाई तुरंत माल भेज, हमारी फैक्ट्री बंद होने वाली है, तो वो भी कितना जल्दी भेजेगा, क्योंकि 4 दिन से पहले भेजना तो उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है ना, तो वो भी कैसे भेजेगा। मतलब 60 किलो के लेवल से यदि आप नीचे चला गया आपका स्टॉक, तो फिर वो आपका डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल का फॉर्मूला मिनिमम मल्टीप्लाई मिनिमम ही होता है, मतलब मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर। ठीक है, ये विशेष परिस्थितियों के कारण होता है, स्पेशल कंडीशंस में ही होता है जनरली। बाकी जनरली बिजनेस में डेंजर लेवल आता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो नया ऑर्डर देंगे वो इसी हिसाब से देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको कि भाई जिस दिन हमारे पास 150 किलो माल रह गया, उस दिन हमने नया ऑर्डर दे दिया, तो फिर 60 किलो वाली बात वहां पे खत्म हो जाती है। तो ये कोई एक्सेप्शनल केस होते हैं, तभी ऐसा हो सकता है डेंजर लेवल, अदरवाइज डेंजर लेवल की कोई गुंजाइश है। ठीक है, तो अब मैंने आपको इसके सारे फॉर्मूले बता